आशाओं और ढेर सी मुस्कुराहट के साथ चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला। बजट का सीजन आ चुका है और इसी के साथ उम्मीदों का पिटारा भी खुल चुका है। सबकी नजरें वित्त मंत्री पे हैं। क्या है निर्मला सीतारमण से देश की आशाएं और क्यों इस बार बजट से हो रहा है बचत का इंतजार, इसे समझेंगे। बजट से पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण का लेखा जोखा भी देश के सामने रखा जाएगा। बजट के लिहाज से कितना अहम है ये आर्थिक सर्वे और इस सर्वे से क्या देश को मिल सकते हैं कोई शुभ संकेत, इस पर विस्तार से करेंगे बात। बुलेटिन में बाद में उन उम्मीदों की भी बातचीत होगी जो लोगों ने बजट से लगा रखी है। दिखाएंगे वित्त मंत्री से क्या है किसानों की आस, क्या सोचता है मिडिल क्लास और हेल्थ केयर सेक्टर की क्या है इस बार बजट में आशाएं, इसे भी आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। शुभ समाचारों में बात उस तस्वीर की जिसने कोलकाता में सर्कस के चहेतों पर जादू बिखेर दिया है। चेहरे पर मुस्कान आ गई है। संक्रमण के चलते अब तक शहर में सर्कस बंद थे, लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर से सर्कस का सीन बना है। क्या है बरसों बाद सर्कस देखने वालों का फर्स्ट रिएक्शन, बताएंगे आपको। शुभ समाचारों में बाद में बिग बॉस फिनाले की भी बातचीत होगी जिसका ताज इस बार तेजस्वी प्रकाश के सर बंधा है। बताएंगे कैसे बिग बॉस की रेस में सबसे आगे निकली तेजस्वी प्रकाश और आखिरी मुकाबले में कैसे पिछड़ गए प्रतीक, ये भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का सिलसिला। तो देखिए, बजट का टाइम आ गया है, लेकिन क्या लोगों की बचत का टाइम आएगा? ये सवाल सभी के दिल में है और हर किसी की यही उम्मीद है कि लोगों की जेब इस बार कम कटे और बजट में राहत की खुराक ज्यादा हो। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना काल चल रहा है और लिहाजा प्रोटोकॉल के हिसाब से कई बदलाव किए गए। सबसे पहली बात, आज आर्थिक सर्वे देश के सामने रखा जाएगा, यानी कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है ये जानकारी आज देश को दी जाएगी। बजट पर मोहर लगाने के लिए आज 1 बजे केंद्र कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। कल संसद में देश का आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जाएगा। खास बात यह भी है कि महिला वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट है और इस बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान संभव है। उधर बजट से पहले आर्थिक क्षेत्र से एक गुड न्यूज मिली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मौजूदा तिमाही में रिवाइवल के संकेत मिले हैं। वहीं आम आदमी को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीदें महंगाई की मार झेल रहे मिडिल क्लास को है कि महंगाई में थोड़ी राहत मिलेगी या नहीं। देश के बजट का सीधा ताल्लुक हमारी जेब से होता है। वित्त मंत्री को देश की चिंता करनी होती है, लेकिन हमें आपको घर चलाना होता है। लिहाजा बजट से आम लोगों के ख्वाब भी छोटे छोटे जुड़े हुए होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जनता के मन में आखिर बजट को लेकर क्या है, वो कौन से सवाल हैं जिसने वित्त मंत्री को इस बार जूझने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो सवाल है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। कौन से सवाल हैं बताते हैं आपको। देखिए, लोगों की नज़र इस बात पर होने वाली है कि आम लोगों के लिए बजट में क्या फॉर्मूला वित्त मंत्री की तरफ से आता है, क्योंकि हमारे लिए उसमें क्या होगा, हमारी नज़र तो इसी पर होने वाली है। नजरें इनकम टैक्स पर छूट को लेकर भी होंगी, जिसे कोरोना काल में बेहद अहम माना जा रहा है। सवाल ये भी होगा कि वित्त मंत्री इस बजट में महंगाई कम करने का क्या फॉर्मूला लेकर आती हैं। वित्त मंत्री पर नजरें उन गृहिणियों की भी है जिनका किचन का बजट फिलहाल बिगड़ गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं। वित्त मंत्री के सामने सवाल महंगी गैस के सस्ते सॉल्यूशन का भी होगा, जिसे लेकर लोग वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें कर रहे हैं। महंगा पेट्रोल डीजल, जिससे हम पहले से ही जूझ रहे थे, जनता का ये ऐसा राग है जिसको लेकर वित्त मंत्री जरूर सोच रही होंगी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि इस बजट के बाद सस्ते तेल की सौगात तो हम सभी को मिल जाएगी। सैलरी क्लास भी वित्त मंत्री की ओर उम्मीदों भरी निगाहों से इस वक्त देख रहा है। कोरोना काल में तमाम मुश्किलों से गुजरने के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि वित्त मंत्री सस्ती बीमा पॉलिसी का तोहफा भी बजट में दे सकती हैं। रोजगार सृजन का सवाल भी इस बार वित्त मंत्री के लिए काफी अहम है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है कि किस तरीके से रोजगार पर एक बड़ा असर पड़ा है। सस्ती दवाएं और सस्ता इलाज, ये आम आदमी की एक आस है जिसको लेकर बजट में ऐलान संभव हो सकता है। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर आप और हम मिलकर सोचते हैं और हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार बजट में हम सभी के लिए ये उपलब्धियां, ये सौगात ज़रूर होंगी।
आम बजट के साथ रेल के हिस्से में आने वाली घोषणाओं पे भी नजर रहेगी। रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, जो कि हाल ही के सालों में ज्यादा एडवांस हो गई है, लेकिन किराए को लेकर जनता की तमाम शिकायतें हैं। तो चलिए देख लेते हैं रेलवे को लेकर क्या है वित्त मंत्री से लोगों की उम्मीदें। वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ा सवाल रेलवे के घाटे से उबारने का होगा। कोरोना काल में रेलवे ने भारी नुकसान उठाया है, जिसकी भरपाई होना बेहद जरूरी है। रेल भाड़े पर लगाम के सवाल से भी बजट में वित्त मंत्री का जूझना होगा। निर्मला सीतारमण के सामने सवाल रेलवे को ज्यादा से ज्यादा पैसा मुहैया कराने का भी होगा। वित्त मंत्री किराया बढ़ाए बिना रेलवे की इनकम बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, इस पे भी सबकी नजरें रहेंगी। क्या कहा जा रहा है कि इस बार देश को 10 हल्की ट्रेनों का तोहफा मिल सकता है या नहीं, जो कि स्पीड के मामले में लाजवाब होनी चाहिए। 500 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात का भी इंतजार इस बार सभी को बजट से है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस बजट में देश को बनारस से दिल्ली तक एक और बुलेट ट्रेन की सौगात मिल सकती है। तेज रफ्तार ट्रैक पे भी बजट में इस बार सरकार का जोर रहने वाला है और माना यह भी जा रहा है कि इस बार ग्रीन रेलवे की झलक बजट में दिखाई दे सकती है। पिछले 2.5 साल में बेहद मुश्किलों से भरा रहा है हमारा सफर। जनता ने कोरोना की मार को झेला है, लॉकडाउन का दर्द सहा है, अपनों को खोया और बहुत सा पैसा अपने और अपनों के इलाज में खर्च किया। इतना ही नहीं, महंगाई के चलते अपनी बचत भी गंवाई। लिहाजा इस बार बजट से लोगों की उम्मीदें कहीं ज्यादा है। एक तरह से कहें तो कोरोना की तीसरी लहर करीब करीब गुजर चुकी है और ऐसे में अब वक्त है देश की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का। और कल देश का बजट आने वाला है। कोरोना काल के बाद देश की दिशा और दशा को मजबूत बनाने की योजनाओं की झलक आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में देखने को मिलेगी। सरकार अब तक के मुश्किल सफर का खाका पेश करेगी और अगले साल के बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पे लाने का प्लान पेश करेगी। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल बजट पेश होगा, तो आज पेश हो रहे इकोनॉमिक सर्वे से बजट की झलक का अंदाजा मिल जाएगा। तो बता दें आपको कि बजट सत्र के पहले फेज में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने वाली है। संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा और इससे पहले 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बजट सत्र पे मीडिया से रूबरू होने वाले हैं। आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-2022 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी और कल का दिन ज्यादा अहम होने वाला है, जब 11 बजे देश 2022-23 का बजट पेश करेगा। अब आपको बता दें कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पे होने वाली हैं और 5-5 घंटे चलेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक होगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का 10वां बजट देश के सामने रखेंगी। कोरोना की चुनौतियों के बावजूद भारत ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहद तेज रफ्तार से रिकवरी की है। ऐसे में देश के आम बजट से बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार हेल्थ सेक्टर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टैक्स स्लैब को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। इनमें खास तौर से उन लोगों को रियायत मिल सकती है जो कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों का इलेक्ट्रिक, इंटरनेट चार्ज, किराया, फर्नीचर का खर्चा बढ़ा है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त टैक्स छूट मिलने की उम्मीद है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सरकार स्टार्टअप गतिविधियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज का ऐलान भी कर सकती है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने से लेकर टैक्स स्लैब के लिए भी फैसले लिए जा सकते हैं। लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा या नहीं। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में कई तरह की छूट का ऐलान हो सकता है। इनकम टैक्स के स्लैब में 2.5 लाख की सालाना आय पर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आय पर 5% टैक्स लगता है। वहीं 5 से 7.5 लाख तक 10% और 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% इनकम टैक्स देना पड़ता है। 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20% और 12.5 से 15 लाख तक की आय पर 25% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% की दर से इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है।
उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। इसके साथ साथ कुछ शर्तों के साथ होम लोन पर टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन पर मिल रही छूट को भी नए स्लैब में शामिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बजट से पहले आज सरकार देश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहे होंगे कि आखिर ये आर्थिक सर्वे रिपोर्ट होती क्या है। तो चलिए आपको सभी सवालों के जवाब हम दे देते हैं। 10 पॉइंट्स में बताते हैं कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आखिर क्या होती है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट देश की आर्थिक सेहत का लेखा जोखा होता है और अर्थव्यवस्था के बारे में भी सारी जानकारी और आंकड़े इस रिपोर्ट में मौजूद होते हैं। सरकार की ओर से जारी सभी आधिकारिक आंकड़ों को इसमें रखा जाता है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में विकास का ट्रेंड भी और निवेश और खर्च की जानकारी भी होती है। यही नहीं, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, निर्यात, आयात की पूरी जानकारी इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। ये कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आने वाले बजट का एक आधार होता है और इसी के आधार पर अगले साल का बजट तैयार होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और साल 2015 के बाद इसे 2 हिस्सों में पेश किया जाता रहा है। पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी होती है और आर्थिक सर्वे के दूसरे हिस्से में आंकड़े और आने वाले साल के लिए अनुमान पेश किए जाते हैं। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में है। आपको ये भी बता दें कि साल 1964 से हर साल बजट से एक दिन पहले सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करती है, जिससे आने वाले बजट का अनुमान लगाया जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आने वाले बजट को लेकर आर्थिक एक्सपर्ट, किसान, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोग और आम गृहिणी की क्या उम्मीदें हैं। कोरोना काल में भी बजट फॉरवर्ड लुकिंग रहा, लेकिन ये बजट मुझे लगता है कुछ विशेष होगा। और जो ग्रोथ हमारा है, आप देखें इस वर्ष भी भारत का जो ग्रोथ रेट है वो विश्व का सर्वाधिक होने वाला है और आगे भी इसमें उम्मीदें बढ़ी हैं। तो विश्व को भी भारत से उम्मीद है, भारतीयों को भी इस बजट से बहुत उम्मीद है। मुझे लगता है कि इस उम्मीदों पर बजट को खरा उतरना चाहिए। ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ जो फसल होती हैं या सब्जियाँ होती हैं, तो सब्जियों में क्या होता है, ऐसे आज टमाटर का रेट है 10 रुपया या 2 रुपये किलो हो जाता है अभी सीजन में, और फिर जब टमाटर नहीं रहता तब वो 80 और 90 रुपये किलो ऊपर हो जाता है। तो इसके लिए अगर कोल्ड स्टोर ऐसे बन जाए यहाँ की जगह, तो किसान अपनी सब्जी स्टोर कर दे, वो जब अच्छा रेट आए तब किसान सब्जी को बेचे, तो उसमें किसान की इनकम भी बढ़ेगी और किसान को भी फायदा होगा और लोकल में जो अपने ग्राहक हैं उन्हें भी फायदा होगा। एक तो NSP जो है, मान लो फसल के रेट वो बढ़ने चाहिए। जो किसान मेहनत करता है, लागत जो लग रही है उसके हिसाब से बहुत कम है, उस पे NSP गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए 100%। तो वो हो। समस्याएं क्या है? सबसे मेन समस्या किसान की जो है वो समय पे खाद नहीं मिलना, या मान लो एक जैसे जो फसल के टाइम पे जो लाइट की मान लो थोड़ी बहुत जैसे प्रॉब्लमें आती हैं, ये हम मान लो एक ठीक है कि लाइट मान लो एक पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिलती, मगर लाइट मिलती है। मगर खाद बीज पे मान लो जो रेट बढ़े हैं, उस हिसाब से मेन समस्या है किसान को फसल कर मान लो रेट नहीं मिलना। जो 500 रुपये की बोरी सोसाइटी से हमको मिलती है, वो बिचौली हमको 800 रुपये में देती है। उनके पास खाद कहाँ से आता है? सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। बिचौलियों के पास खाद कहाँ से आ रहा है? वो जो सरकारी दुकानें हैं वहाँ से किसानों को मिलना चाहिए, वहाँ नहीं मिलता है। हम चाहेंगे कि इस बजट में इसको और प्रोत्साहन मिले। पहला, नए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए एक नई पहल चालू करनी चाहिए। हमें लगता है कि टियर 2, टियर 3 छोटे शहरों में हॉस्पिटल्स की काफ़ी ज़रूरत है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस जो स्वास्थ्य बीमा है उसके लिए कुछ जो रियायतें हैं, कुछ दरें हैं, उनको कम किया जाए और कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं। तीसरा, हमने देखा है कि रिसर्च और इनोवेशन में कैसे वैक्सीन्स बनी हैं और अदर रिसर्च हुआ है, उसमें हम चाहेंगे कि वित्त मंत्रालय उसको भी किसी एक पैकेज के अंदर लेके आए, जिससे कि उसको भी प्रोत्साहन मिले। 2022 के बजट में हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो राशन है, जो गैस सिलेंडर है, इनकी कीमतों में जो है कटौती होनी चाहिए। पहले जो राशन अगर हम 1000 रुपए का लेते थे, आज वही राशन, उतना ही राशन आज के डेट में हमें 2000 का मिलता है। और जो गैस सिलेंडर पहले 400 का आता था, आज वही सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए का आता है। तो इस तरह से महंगाई की दरें अगर बढ़ती जाएंगी तो हम जो मिडिल क्लास फैमिली है वो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे।
और देखिए, कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर इस वक्त दबाव में है। सबको राहत का इंतजार है। उद्योग संगठन फिक्की को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुभ्रकांत पांडा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं कि इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। तो रिलीफ मेजर्स जैसे कि मनरेगा आउटले को बढ़ाया जाए और अर्बन पुअर के लिए भी कोई स्कीम लाया जाए, उनको सपोर्ट जहां से मिल सके। और इंडस्ट्री की बात किया जाए तो एमएसएमईज को खास करके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वही हमारी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन कहा जा सकता है। बजट को लेकर उद्योग जगत भी सरकार की तरफ आस लगा के बैठा है। उद्योग जगत के साथ बाजार के जानकार भी कह रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को राहत पैकेज के साथ महंगाई के मोर्चे पे भी काफी कुछ करने की जरूरत है। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल ने साफ कहा है कि महंगाई के मोर्चे पे अब सरकार को बड़े एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। लास्ट ईयर हम सब जानते हैं पेट्रोल डीजल से देश का हर आदमी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, क्योंकि डीजल महंगा होने से खाने पीने का तमाम सामान, सब्जियां, दूध, जो हर घर में कोई घर सब्जी और दूध के बिना नहीं चलता, महंगे हुए हैं। सरसों का तेल महंगा हुआ है। देखिए, बजट के सीजन के साथ इस वक्त चुनावी मौसम भी है, लिहाजा पार्टियों ने एक एक वोट के लिए पूरा जोर इस वक्त लगा रखा है। कोरोना का टाइम है, लिहाजा नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आपके सामने चुनावी हलचल से जुड़ी ये 9 तस्वीरें हैं और ये 9 बड़ी तस्वीरें हैं, क्योंकि बड़े राज्यों में चुनाव हो रहा है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि जनवरी की ठंड इन दिनों सियासी पारा कितना बढ़ा रही है। आज क्या रहने वाला है सियासी मिजाज, दिन भर कौन से राजनीतिक कार्यक्रम है, इन पर एक नज़र इन तस्वीरों के जरिए डालते हैं और आपको अपडेट देंगे। हम इसमें चुनावी राउंड में आपको बताएंगे कि चुनावी राज्यों में इस वक्त किस तरह से राजनीतिक दलों के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। शहर शहर मुद्दों का उफान बा, नेताजी के चेहरे पर तनाव बा, जनता के मन में सवाल बा। इस बार इलेक्शन में काबा, बाहर चुनाव बा, घर में काबा। और अब बात आतंक पर भारत के प्रहार की करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। इनमें से 4 पुलवामा में और 1 आतंकी को बडगाम में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मारे गए आतंकियों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर जाहिद वाणी भी है, जो पुलवामा हमले की साजिश में शामिल था। आतंक पर प्रहार जारी। 12 घंटे में मारे गए 5 आतंकी। मारा गया जैश का कमांडर जाहिद वाणी। पुलवामा हमले में शामिल था जाहिद वाणी। जम्मू कश्मीर में यूं तो आतंकियों पर हर वक्त सुरक्षा बलों की नजर रहती है और आतंकी उनके निशाने पर रहते हैं, लेकिन आज का दिन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आए, क्योंकि 12 घंटे के भीतर जिन 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उनमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर जाहिद वाणी भी शामिल है। ये वही आतंकी है जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले की साजिश में शामिल था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों के लिए यह ऑपरेशन बेहद अहम था, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से मोर्चेबंदी चल रही थी और आतंकी हर बार चकमा दे रहे थे। रविवार की सुबह पुलवामा में अचानक सुरक्षा बलों की हलचल तेज हो गई। बख्तरबंद गाड़ियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और घिर जाने के बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। मौके पर बड़ी तादाद में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया और कुछ ही घंटे में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में जैश का कमांडर जाहिद वाणी भी शामिल था। शुरुआती महीना
हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। 11 इनकाउंटर्स में, जिसमें 21 टेररिस्ट मारे गए, और 21 में से जो हार्ड कोर पाकिस्तानी टेररिस्ट 8 मारे गए। बहुत सारे, जैसे आप देखते हैं कि सलीम परे मारा गया, बहुत कमांड कितने किलिंग वाला था, जाहिद समी डार था, जाहिद वानी कल रात मारा गया। इससे रिक्रूटमेंट कम होगा, आवाम को पीस शांति मिलेगा, अपने बच्चे उधर नहीं जाएंगे, पूरा डेवलपमेंट होगा। ये बहुत अच्छी बात हम लोग के लिए। पानी 2017 से एक्टिव था। किस तरह के एक्टिविटीज और ये बहुत सारे आईडी अटैक पर इन्वॉल्व था, पुलिस किलिंग में, एसपीओ के किलिंग में, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करने में काफी इन्वॉल्व था ये। सुरक्षा बलों की टुकड़ी पिछले कई दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। 19 दिसंबर 2021 को पहली बार पुलवामा के पास जाहिद वानी देखा गया था, लेकिन इसके बाद जाहिद वानी और उसके साथी अंडरग्राउंड हो गए। 28 दिसंबर को खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में अलर्ट जारी किया। अलर्ट के मुताबिक जैश कमांडर जाहिद वानी स्थानीय और पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों पर हमले की साजिश रच रहा था। लेकिन लगातार कश्मीर पुलिस और सेना को चकमा दे रहे ये आतंकी सुरक्षा बलों की चौकस नजर से ज्यादा दिनों तक बच नहीं सके। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की शह पर आतंकवादी जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार को रोकने के लिए आए दिन साजिश रच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकस नजर उनकी हर हरकत पर पानी फेर रही है। बीते साल भी बड़ी तादाद में आतंकियों को ढेर किया गया था और इस साल भी आतंकियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। आतंकियों पर है कड़ी नजर, बख्शे नहीं जाएंगे दहशतगर्द। दुश्मन की हर साजिश होगी नाकाम। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। 4 आतंकी पुलवामा में और बड़गाम में 1 आतंकी मारा गया। इन 5 आतंकियों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर जाहिद वानी के अलावा 1 पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। इन आतंकियों पर सुरक्षा बलों की बहुत दिनों से नजर थी। 28 दिसंबर को आईबी ने जब जाहिद वानी और उसके पाकिस्तानी साथियों को लेकर अलर्ट जारी किया, तब से सुरक्षा बल इनकी हर हरकत पर नजरें गड़ाए बैठे थे। दरअसल खुफिया अलर्ट के मुताबिक जाहिद वानी स्थानीय और पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में पुलिस कर्मियों पर हमले की साजिश रच रहा था। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर सुरक्षा बलों की नजर हर पल रहती है और इनकी नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए आए दिन सुरक्षा बल मुठभेड़ को अंजाम देते हैं। आंकड़ों में देखें तो पिछले साल यानी साल 2021 में 171 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इनमें से 19 आतंकवादी पाकिस्तान के रहने वाले थे, वहीं 151 स्थानीय आतंकी थे। आतंकियों पर कार्रवाई का यह सिलसिला इस साल भी जारी है। 5 जनवरी को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे। और अब एक बार फिर 12 घंटे के भीतर 5 आतंकियों को ढेर कर सुरक्षा बलों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि दहशतगर्द किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। कुछ साल पहले तक सर्कस कोलकाता की पहचान बन गए थे। हर साल सर्दियों के मौसम में सर्कस लगता था, जिसे देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुटती थी। लेकिन कोरोना की वजह से जब बाकी चीजों पे रोक लगी तो सर्कस को भी बंद कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से कोलकाता में सर्कस की वापसी हुई है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। बदलते जमाने में सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ने और एंटरटेनमेंट के नए नए साधन आने से सर्कस का क्रेज पहले ही कम हो गया था। कोरोना के आने से सर्कस पर और बुरा असर पड़ा और सर्कस पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन अब जबकि सभी चीजों से पाबंदियां हट रही है, तो सर्कस भी अब हमारी जिंदगी में फिर से लौट आया है। कोलकाता के सिंथी मोड़ इलाके में सर्कस लगाया गया है। 2 बरस बाद सर्कस लौटा है शहर में। बच्चों की किलकारी और ठहाकों के बीच शाम की रोशनी जिंदगी को रफ्तार पकड़ने में मदद कर रहा है।
मौजूदा दौर में सर्कस को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से आर्थिक अस्थिरता का जो दौर आया, उससे सर्कस का धंधा और भी मंदा पड़ गया। कोरोना की वजह से 2 साल तक सब कुछ बंद रहा। बदहाली के इस दौर में सर्कस चलाने वाले लोगों को, कलाकारों को तनख्वाह देना मुश्किल हो गया। 2 साल से सर्कस बंद हो गया, पूरा दुनिया में कोविड चल रहा था, इसलिए सबको शट डाउन करना पड़ा। 2 साल तो कोई कर्तव्य या फिर कोई 2 साल तक कोई कर्तव्य, कोई कमाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब लोग अपना अपना घर चले गए हैं, अपना परिवार को पालने के लिए सब अपने अपने रोजगार में जुट गए। जब सर्कस चल नहीं रहा तो किसी तरह से इंसान अपना परिवार को तो टानेगा ही ना। सर्कस के आने से सबसे ज्यादा खुश बच्चे हैं। कोरोना काल में करीब 2 साल तक घरों में कैद रहने के बाद बच्चे अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सर्कस को एंजॉय कर रहे हैं। अजंता सर्कस का नाम इट्स लाइक हम लोग छोटे से क्या, हमारे शायद से मम्मी पापा भी छोटे से सुनते आ रहे हैं। हाँ, जो मैं चेंज देख रही हूँ, हमारे छोटे में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे जो अभी बंद है, बट स्टिल व्हाट दे आर डूइंग, तो बहुत सारे एक्ट नए नए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सच्ची में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कोलकाता खुशियों का शहर है, हर चीज में खुशी ढूंढ लेना यहाँ की खूबी। जिस सर्कस का नाम जिंदगी है, जहाँ जीना है, जहाँ मरना है, क्यों ना उसे खुशी से बिताया जाए। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ GNT के लिए ऋतिक, कोलकाता से। और आइए अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर असम के जोरहाट से सामने आई है, जहां पर एक 3 साल की लड़की की हाथी से ऐसी दोस्ती हुई है जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। हर्षिता नाम की लड़की और बीनू नाम के हाथी की दोस्ती की कहानी बेहद अनूठी है। एक छोटी सी बच्ची और हथनी की दोस्ती की मिसाल हैं ये तस्वीरें। गजराज का बच्ची के इशारों पर यूं डोलना काफी कुछ कहता है। ये तस्वीरें असम के जोरहाट से आई हैं। बच्ची का नाम हर्षिता है और हथनी का नाम बीनू। हर्षिता महज 3 साल की है और इसने 54 साल की हथनी बीनू से दोस्ती बना ली है। हर्षिता का पूरा दिन बीनू के साथ ही गुजरता है। सुबह से शाम तक दोनों एक दूसरे के साथ यूं ही मस्ती में डूबे रहते हैं। कभी हर्षिता हथनी की सवारी करती है तो कभी उसे खाना भी खिलाती है। कभी कभी तो हर्षिता अपनी तोतली भाषा में बोलकर हाथी को नीचे बिठा देती है। हर्षिता के पिता ललित को यह हथनी नागालैंड में मिली थी, जिसे वहां पर लकड़ी ढोने के काम में लाया गया था। फिर वो इस हथनी को अपने साथ अपने घर ले आए। तब से उनकी बेटी हर्षिता और इस हथनी की दोस्ती हो गई और दोनों की अनूठी दोस्ती के किस्से दूर दूर तक फैल रहे हैं। जोरहाट से पूर्णा बोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात खेल की दुनिया की करते हैं। राफेल नडाल ने इतिहास रच दिया है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। नडाल ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रूस के डेनिल मेदवेदेव को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। ये मुकाबला 5 घंटे और 24 मिनट तक चला। नडाल ने ये मैच जीतने के साथ ही अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं और इस मामले में उन्होंने सर्बिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। फेडरर और जोकोविच ने बराबर 2020 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। फेडरर फिटनेस की वजह से तो जोकोविच वैक्सीन पासपोर्ट और वीजा विवाद के कारण इस ग्रैंड स्लैम में हिस्सा नहीं ले पाए थे। नडाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब पर कब्जा जमाया है और वो 4 बार रनर अप रहे हैं।
और अगली खबर बिग बॉस के चहेतों के लिए है। तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 की विनर बन गई हैं। उनका आखिरी मुकाबला प्रतीक और तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच में था, लेकिन दोनों को पीछे छोड़ते हुए तेजस्वी प्रकाश ने विनर का खिताब अपने नाम कर लिया है। हालांकि शमिता शेट्टी को भी काफी मजबूत कंसिस्टेंट माना जा रहा था, लेकिन वो टॉप 3 में जगह नहीं बना पाई और टॉप 4 में आकर ही घर से बेघर हो गई। बिग बॉस का शो जीतने पर तेजस्वी के 40 लाख रुपए और ट्रॉफी भी उनके नाम हुई है। तेजस्वी प्रकाश इस शो की विनर तो बनी ही है, लेकिन वो एकता कपूर के शो नागिन 6 की नागिन भी बन गई हैं और अब घर से बाहर आने के बाद वो जल्द ही नागिन 6 की शूटिंग भी शुरू कर देंगी। नागिन 6 की लीड एक्ट्रेस होंगी तेजस्वी प्रकाश। चलिए अब आपको दिखाते हैं बिग बॉस के फिनाले का सबसे खूबसूरत लम्हा, जब बिग बॉस 15 के फिनाले में एक बार फिर शहनाज गिल मंच पे पहुंची। सिद्धार्थ शुक्ला की यादों में खोई शहनाज को देखकर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की आंखों में भी आंसू आ गए। जब यहाँ पर आई थी तो कौन सी कैप हुआ? तभी तो मैं पंजाब की कैटरीना कैफ से इंडिया की शहनाज गिल हो गई, क्योंकि अब इंडिया की कैटरीना कैफ तो पंजाब की कैटरीना बन चुकी है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। विकी कौशल से और कुशल मंडल सब अच्छा है, सब कुछ है। सर आप खुश रहो, सॉरी मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही, बट सिंगल ज्यादा अच्छे लगते। जब हो जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगूंगा। अच्छा कमिटेड हो। तो एक बात की शिकायत है कि आपने अपना जो गाना जो पॉपुलर किया तोड़ा कुत्ता वाला, वो सबके साथ ट्रेंड करवाया, मेरे साथ क्यों नहीं? और शुभ समाचारों में अब वक्त हो चला है इंस्टा स्टोरीज का, तो जल्दी से डाली नजर। पता नहीं एक्स को लेकर इतना दुखी क्यों रहते हैं लोग, जबकि 25 अल्फाबेट और भी है इस दुनिया में। बहू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम किचन संभाल लोगी। ओके माँ जी। अरे क्या तोड़ दिया? भरोसा। ये कुछ लोग ना अपने आप को ना फेस्टिवल समझते हैं, बस मनाते रहो इन्हें। इंडिया में सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं जो अच्छी कॉमेडी करती हैं। हेलो, क्या कहा अभी? कितनी लड़कियां? बस एक ही है। सॉरी, एक ही है बस भैया। तो उम्मीद करते हैं कि शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत भी शुभ हुई होगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी और सच्ची खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।